हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर कोलिजन थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी कैसी होगी, और इसके नेक्स्ट क्लास में हम आर्हेनियस इक्वेशन के बाद इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ये बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज द रिएक्टेंट मोलिक्यूल कोलॉइड विद ईच अदर। यानी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से कोलॉइड करते हैं तभी आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लो एक रिएक्टेंट ए है, एक आपका बी है, ये दोनों आपस में कोलॉइड करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, आपका ए और बी बनाए, ए बी बनाएंगे। अब कोलिजन के लिए कंडीशन होती है कि ये जो कोलिजन होना चाहिए इफेक्टिव होना चाहिए। यानी आप ऐसे नहीं कर सकते कि ए यहाँ है बी यहाँ है, इन दोनों ने यहाँ कोलॉइड किया और ये प्रोडक्ट बन गया, नहीं। प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए ये आपका रिएक्टेंट है दोनों, ये भी रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए आपके पास जो कोलिजन होना चाहिए वो कोलिजन कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। सारे कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाते, यानी ऑल कोलिजन्स डू नॉट फॉर्म या डू नॉट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। यानी सारे कोलिजन प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होते, सिर्फ वही कोलिजन से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा जो कोलिजन आपका कैसा होगा, इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम लोग। द मिनिमम एनर्जी विच द कोलॉइड मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव। ठीक है, द मिनिमम एनर्जी विच द कोलिडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव इन ऑर्डर दैट द कोलिजन बिटवीन दैम मे बी इफेक्टिव। यानी ये वो एनर्जी है जो किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास होगी तभी वो इफेक्टिव कोलिजन कर पाएगा। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास होगी तो वो आपका रिएक्शन नहीं कर पाएगा, यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, और वो जो कोलिजन होगा उसका इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं। Minimum extra amount of energy absorbed by the reactant molecules so that their energy becomes equal to threshold value is called activation energy. Activation energy हम लोग ये बात कर रहे हैं कि आपके जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके पास पहले से कुछ एनर्जी होगी, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे उस एक्स्ट्रा एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं और उसको EA से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, उस एनर्जी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, EA से डिनोट करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को EA से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी वो एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी पजेस्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास पहले से जो एनर्जी होगी और एक्टिवेशन एनर्जी को जोड़ के यानी ऐड करने पे क्या आता है, आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी आता है। ग्राफ से समझते हैं इसको, देखिएगा हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पे। अभी ये कोई भी हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि यह आपका एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है, हम लोग सिंपल अभी ग्राफ की बात कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, अभी कुछ भी हो सकता है आपका, ये आपका रिएक्टेंट है, R से डिनोट कर रहे हैं, ये आपका प्रोडक्ट है, P से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे आपका एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। यानी रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, देखो रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो बीच में पहले इंटरमीडिएट बनेगा और फिर आपका प्रोडक्ट बनेगा। इसी इंटरमीडिएट को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और इसी से आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, इतनी एनर्जी पहले से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पजेस करेंगे। जो ये एनर्जी होगी ये एनर्जी पजेस्ड बाय दी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। इतनी एनर्जी पहले से रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास होगी। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा अमाउंट उस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को चाहिए होगा। यहाँ से जो एक्स्ट्रा अमाउंट, ये एक्स्ट्रा अमाउंट है और इसी एक्स्ट्रा अमाउंट को हम लोग EA या फिर एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं।
एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और इन दोनों का जो सम होगा, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो टोटल एनर्जी होगी, इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो आपको आई थिंक अभी ये क्लियर होगा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है। किस किस के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ आपको दिख गया होगा कि ये आपका एनर्जी वाला एक्सिस है और ये क्या है, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। ये प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया, ये एनर्जी मेरे को बतानी थी, मैंने आप लोगों को एनर्जी समझा दी। एक और बात, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इस डिफरेंस को बोलते हैं डेल एच, यानी एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज। आई थिंक आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए अब आगे बात करें तो ROR जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, वो एक्टिवेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतनी ही आपकी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी, यानी वो स्टेप उतना ही क्या होगा, स्लो स्टेप होने वाला है आपका, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, आपने बोला H2 + I2 इज कन्वर्टेड इनटू 2HI। तो H आपका रिएक्टेंट है, देखिएगा I भी आपका रिएक्टेंट है, बीच में एक आपका ये दोनों रिएक्टेंट्स है, बीच में आपका एक इंटरमीडिएट बनेगा। देखो ये नए बॉन्ड बनेंगे और ये HH का जो पुराना वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या होगा, देखो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इसलिए, और ये नया बॉन्ड फॉर्म होगा इसलिए इसको टोटल लाइन से डिनोट कर रहे हैं। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर से ये HI बन जाएगा प्लस इधर से ये HI बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन गया और ये क्या हो गया आपका इंटरमीडिएट, ठीक है। अब देखिए मैं दो ग्राफ बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा, आपको दोनों ग्राफ आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। एक ग्राफ ये एनर्जी और वही प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, यह आपका वही एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। यहाँ बात करते हैं, चलो यहाँ पहले रिएक्टेंट यहाँ था, ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया आपका ये यहाँ पे, ये प्रोडक्ट बना। दूसरा ग्राफ है, ये रिएक्टेंट यहाँ पे था और ये प्रोडक्ट यहाँ बना, ये रिएक्टेंट है और यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे ये रिएक्टेंट है और यहाँ पे ये प्रोडक्ट है। देखिएगा ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, ये आप लोगों को पता है, ये है ये वाली वैल्यू, और ये यहाँ पे ये वाली वैल्यू ये है। चलिए अब इसके बीच में और इसके बीच में जो डिफरेंस होगा एनर्जी का, इसको डेल एच बोलेंगे और डेल एच की वैल्यू बतानी है। और यहाँ पे इसके बीच में और इसके बीच में जो डिफरेंस होगा, इसको डेल एच बोलेंगे और इसकी वैल्यू बतानी है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। देखिए पहले एनर्जी कम थी, अब एनर्जी ज़्यादा है, और डेल एच हम लोग लिखते हैं एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी एनर्जी होगी किसकी, प्रोडक्ट की, और माइनस कर दोगे एनर्जी किसकी, रिएक्टेंट की। प्रोडक्ट की एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस करोगे तो डेल एच आएगा। तो प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी है, रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है। अगर आप प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस करेंगे तो रिएक्टेंट माइनस कर रहे हो तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो ये साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव किसका होता है, एक्सोथर्मिक का, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, डिफरेंस आपका प्लस का आएगा यानी पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव मीन्स एंडोथर्मिक, थर्मिक रिएक्शन। ये एंडोथर्मिक है और ये वाली कौन सी है, एक्सोथर्मिक। अब अगर आपको डेल एच और एनर्जी एक्टिवेशन में रिलेशन देखना है तो ये होती है एनर्जी एक्टिवेशन फॉरवर्ड रिएक्शन की माइनस ई एनर्जी एक्टिवेशन बैकवर्ड रिएक्शन, यानी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और डेल एच आपका एंथैल्पी चेंज। ये है
फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और डेल एच है आपका एंथैल्पी चेंज, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज़ एकदम क्लियर होगी। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो मैंने आपको सारा सब कुछ क्लियर कर दिया है, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन। थैंक यू गाइस।